नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की वजह से ऐसा नहीं था कि जितने भी मसाइज थे उनके ऊपर समान रूप से असर पड़ा था। कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी और कुछ लोगों के ऊपर इतना असर नहीं पड़ा था। तो इन मसाई लैंड एज एल्सवेयर इन अफ्रीका, नॉट ऑल pastoralists were equally affected by the changes in the colonial period। अब अफ्रीका में बाकी तरह ही मसाई लैंड में भी ऐसा था कि जितने भी पैस्टोरलिस्ट हैं उन पर एक जैसा असर नहीं पड़ा था कॉलोनियल पीरियड की वजह से। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू सोशल कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। प्री कॉलोनियल टाइम मतलब कि ब्रिटिशर्स से पहले, इनके ऊपर ये जो इंपीरियल पावर्स आई उनसे पहले जो मसाई सोसाइटी थी, मतलब जो मसाई लोग थे, वो लोग दो सोशल कैटेगरीज में बटे हुए थे। मतलब कि ये पूरी कम्युनिटी है मान लो, इसके बीच में ही इन्होंने कुछ ग्रुप बना लिए हैं। दो कम्युनिटी हैं, एक तो है एल्डर्स की और दूसरी है वॉरियर्स की। मतलब कि मसाई कम्युनिटी में दो ग्रुप बन गए जिनका अपना अपना काम है। द एल्डर्स formed the ruling group and met in periodic councils to decide on the affairs of community and settle disputes। एल्डर्स का काम क्या था कि वो रूलिंग ग्रुप हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उन्हें सेंस है इस चीज़। काउंसिल्स में मिलते थे, वो लोग इकट्ठा होते थे और वो डिस्कस करते थे कि कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर किसी का झगड़ा हो गया है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो गया है, तो उसको कैसे सेटल किया जाए, उसको कैसे सुलझाया जाए। तो इन सभी चीज़ों पे वो डिस्कशंस करते थे। द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब। अब जो वॉरियर ग्रुप था ये ज़्यादातर यंग लोगों का ग्रुप था, मतलब कि इसमें जो जवान लोग थे वो थे। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये लोग ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार थे कि जो इनकी पूरी मसाई कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। इसके लिए वॉरियर ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल था। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स। तो वॉरियर्स क्या करते थे, वो अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करते थे, उसको बचाते थे, सुरक्षित रखते थे। और वो कैटल रेड्स करते थे। कैटल रेड्स मतलब कि किसी दूसरे कम्युनिटी के जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, उसको एक तरीके से उन पे रेड करना, उनको छीन के ले आना, उनको अपने पास ले आना, एक तरीके से चुरा लेना। तो वो चीज़ ये लोग करते थे। रेडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ। अब ये जो रेडिंग थी ये इम्पॉर्टेंट थी, मतलब कि किसी दूसरी कम्युनिटी के जानवरों को उनसे छीन के ले आना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये जो मसाइज हैं वो पैस्टोरलिस्ट थे और इनके सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेल्थ है, जो एसेट है, वो क्या है, इनके जानवर। तो ये लोग कोशिश करते रहते थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैटल्स हैं वो उनके पास आएँ। इट इज़ थ्रू रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप्स वाज असर्टेड। और इन रेड्स के थ्रू ही जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अपनी पावर को दिखाते थे। मतलब कि अगर एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के कैटल्स पे रेड करेगा और उनको अपने कब्जे में ले लेगा, तो उससे क्या होगा, ये जो रेड करने वाला ग्रुप है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा, वो ऐसा माना जाएगा कि हाँ वो बड़ा है, वो पावरफुल है। Young men came to be recognized as members of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars। अब ये जो वॉरियर क्लास में लोग आते थे, जवान लोग आते थे, आदमी आते थे, ये ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से या यूं ही ग्रुप का पार्ट बन जाते थे, वॉरियर क्लास का पार्ट बन जाते थे। वॉरियर क्लास का पार्ट बनने के लिए उन्हें अपनी मैनलीनेस जो है वो प्रूव करनी पड़ती थी। और कैसे प्रूव होती थी, वो लोग क्या करते थे कि जो वॉर वगैरह हो रही हैं, ये जो रेड हो रही हैं, कैटल रेड हो रही हैं, उन सब में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। और जब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखती थी तो फिर इनको वॉरियर ग्रुप में ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया जाता था कि हाँ वो वॉरियर क्लास का पार्ट है। तो इनको अपने आप को प्रूव करना होता था वॉरियर क्लास का पार्ट बनने के लिए। दे हाउएवर वर सब्जेक्ट टू ऑथोरिटी ऑफ द एल्डर्स। अब ये जो वॉरियर क्लास है ये एल्डर्स के हिसाब से चलते थे, मतलब ये अपनी मर्जी से कहीं पर रेड वगैरह नहीं करते थे, एल्डर्स इनको बताते थे या एल्डर्स इनको गाइड करते थे। To administer the affairs of the Maasais, the British introduced a series of measures that had important implications। अभी तक हमने जो डिस्कशन की वो हमने बात की कि प्री कॉलोनियल पीरियड में, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले मसाई कम्युनिटी में किस तरीके से दो ग्रुप्स थे, एल्डर्स एंड
वॉरियर ग्रुप के। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अब इनके अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, वो मसाइज को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाए, और उन जो स्टेप्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा मसाइज के ऊपर। They appointed chiefs of different subgroups of Masai who were made responsible for the affairs of the tribe. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मान लो ये पूरी एक मसाई कम्युनिटी है और इसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप हैं। इस ग्रुप का हेड कोई होगा, इस ग्रुप का मतलब अलग अलग हेड होंगे, चीफ होंगे। ये ओवरऑल मसाई कम्युनिटी है, बट इसके अंदर भी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बटे हुए हैं जिनके अपने अपने चीफ होंगे, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि किसी सब ग्रुप के, कुछ सब ग्रुप के जो चीफ्स हैं उनको अपॉइंट किया एज देयर एजेंट्स, और उन लोगों का काम क्या था, ये जो सब ग्रुप के चीफ्स थे इनका काम ये था कि वो अब ट्राइब के जो अफेयर्स वगैरह हैं उनको देखेंगे। अब पहले क्या था कि भले ही ये सब ग्रुप्स हैं, तो अब इधर से कोई एल्डर आएगा, इधर से कोई एल्डर आएगा, इधर से एक एल्डर आएगा, और सारे के सारे एल्डर्स मिलके इस पूरी मसाई कम्युनिटी के लिए डिस्कशंस जो है वो करेंगे, इनके अफेयर्स को देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। बट अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, किसी एक ग्रुप के चीफ को बोला कि अब तुम जो है पूरे मसाई कम्युनिटी का, या 2-3 सब ग्रुप के जो चीफ्स हैं उनको बोला गया कि अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग जो हो वो पूरे मसाई कम्युनिटी के अफेयर्स को देखोगे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स ने सौंप दिया। द ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि रेडिंग एंड वॉरफेयर इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि तुम दूसरों की कैटल्स पे जाके रेड नहीं करोगे, वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं होगे, मतलब झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होंगे। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors was adversely affected, और धीरे धीरे क्या होने लग गया, ब्रिटिशर्स के इन कदमों की वजह से जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, मतलब कि जो पुराने टाइम से एल्डर्स एंड वॉरियर्स की अथॉरिटी थी वो चली आ रही थी, वो पूरे मसाई कम्युनिटी को संभालते थे, एल्डर्स डिसीजन लेते थे, जो वॉरियर्स हैं वो रेड करते थे। तो अब एल्डर्स एंड वॉरियर्स की जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो अथॉरिटी है वो अफेक्ट हो रही थी, वो कम होती जा रही थी। The chiefs appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. अब ज़्यादातर क्या देखने मिला कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने चीफ्स अपॉइंट किए थे वो धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट किए जा रहे थे, वेल्थ उनके पास इकट्ठी होती जा रही थी, पैसा, जानवर, सब उनके पास ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा होते जा रहे थे। They had a regular income with which they could buy animals, goods and land. और उनके पास एक रेगुलर इनकम थी, मतलब टाइम टू टाइम उनके पास एक फिक्स इनकम जो है आती रहती थी, जिसके मदद से वो अपने जानवरों की संख्या बढ़ा सकते थे, वो जानवरों को खरीद सकते थे, सामान खरीद सकते थे, और साथ ही साथ ज़मीनों को भी वो खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास अब कंटिन्यूसली पैसा आ रहा था, ब्रिटिशर्स वगैरह उनको दे रहे थे, और खुद वो क्योंकि चीफ बन गए हैं तो अब वो लोगों के ऊपर दबाव डालते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेल्थ है उसे एक्यूमुलेट करके रखते थे। They lent money to poor neighbors who needed cash to pay taxes. अब ये लोग क्या करते थे, ये पुअर जो नेबर रहते थे, जो पुअर लोग रहते थे, गरीब लोग, उनको ये पैसे उधार भी देते थे टैक्सेस पे करने के लिए। अब जब उधार देंगे तो फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ टैक्स के ऊपर, मतलब जो उन्होंने लोन दिया है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी लगाएंगे, तो उससे भी इनको इनकम हो जाएगी। Many of them began living in towns and became involved in trade. अब बहुत सारे ऐसे चीफ थे, अब टाउन में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके पास पैसा आ गया था, इनके पास वेल्थ थी, इन्होंने ज़्यादा मात्रा में जानवर खरीद लिए थे, ज़मीन वगैरह खरीद ली थी। तो अब धीरे धीरे करके, क्योंकि अब ये काफ़ी अमीर हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, टाउन में रहना शुरू कर दिया, और अब ये लोग ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ में, मतलब सामानों को खरीदने बेचने, इन सभी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होने लग गए। Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals. और इनके जो जानवर थे उनकी देख रेख करने के लिए इनकी जो वाइफ होती थी, जो इनकी बीवियाँ होती थी, इनके बच्चे होते थे, वो गांव में ही रुक जाते थे, और चीफ जो है वो टाउन में चले जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए। These chiefs managed to survive the devastation of war and drought. अब ये जो चीफ थे इनके ऊपर ड्रॉट और वॉर वगैरह का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता था, क्योंकि इनके पास तो फिक्स इनकम है, पैसा है, बहुत ज़्यादा वेल्थ अब इन लोगों ने एक्यूमुलेट कर ली है। तो अगर किसी साल
ड्रॉट वगैरह भी आ गया, तो इनके पास इतना पैसा है, इतना सामान है कि ये अपने बच्चों की और अपने जानवरों की लाइफ को सस्टेन कर सकें, उनको ड्रॉट की वजह से मरने से बचा सके। तो इतना पैसा था इनके पास, तो ये लोग वॉर एंड ड्रॉट जैसी चीज़ों को सर्वाइव कर जाते थे। दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम। से इनके पास दोनों ही तरह की इनकम थी। पेस्टोरल मतलब कि इनके बहुत सारे जो जानवर थे, उनके थ्रू इनको जो इनकम मिल रही है, उनके प्रोडक्ट्स, उनका मिल्क वगैरह बेच के उन्हें जो इनकम मिल रही है, उनकी स्किन, उनकी मीट, ये सारी चीज़ें वो बेचते हैं, उससे पैसा मिलता है। साथ ही साथ उनके पास नॉन पेस्टोरल इनकम भी थी, ये लोग ट्रेडिंग भी कर रहे थे, गुड्स को, सामानों को ये लोग खरीद बेच कर रहे थे, तो उससे भी इनको पैसा मिलता था। एंड कुड बाय एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड, और ये लोग अपने जानवरों को कभी भी खरीद सकते थे या दूसरी चीज़ें भी कभी भी खरीद सकते थे जब उनके स्टॉक जो हैं डिप्लीट होते थे। ये एनिमल्स को जब भी उन्हें लगता है कि उनके जानवर कम हो रहे हैं, मर रहे हैं या कमी आ गई है, तो वो लोग क्या करते थे, जानवरों को खरीदना शुरू कर देते थे। तो इनके पास इतना पैसा था कि अपनी मर्जी से, सिचुएशन के हिसाब से जानवरों को खरीद सकें। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पुअर पैस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेड ओनली ऑन देयर लाइफ स्टॉक वॉज डिफरेंट। बट वो लोग जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे, जो लोग पूरे तरीके से अपने लाइफ स्टॉक, अपने जानवरों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे अपनी जीवन को चलाने के लिए, उनकी कहानी थोड़ी अलग थी। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा इन सब चीज़ों का। मतलब कि जो ये चीफ थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने चीफ बनाया था, उनकी लाइफ तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, वो तो अमीर बन रहे थे। बट जो गरीब लोग थे, जो पुअर पैस्टोरलिस्ट थे, जो कि पूरे तरीके से सिर्फ लाइफ स्टॉक पे ही डिपेंड कर रहे थे, उनकी लाइफ की जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग थी। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स। ज़्यादातर इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, इतने संसाधन या इतना पैसा नहीं होता था कि ये बैड टाइम्स को, बुरे समय को सरवाइव कर सकें। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग। और जब लड़ाई वगैरह होती थी, वॉर होते थे, फेमाइन आता था, काल पड़ता था, इन सभी सिचुएशंस में ये जो पैस्टोरलिस्ट हैं, इनका लगभग सब कुछ चला जाता था, सब कुछ ये लोग खो देते थे, क्योंकि इनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेविंग है। इनका एक तरीके से वो सिस्टम है कि हर दिन का चलता है कि जैसे आज उन्होंने कोई चीज़ बेची, उन्होंने अपने जानवरों को चराया, तो आज उनका पेट भर गया, आज उन्होंने खाना खा लिया। अब कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कल ही पता चलेगा। तो इनकी सिचुएशन कुछ उस तरीके से जो है चलती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग आज ही 1 महीने बाद की प्लानिंग करके रखें कि 1 महीने बाद मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। तो इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। इनका मतलब डे टू डे बेसिस पे लाइफ चल रही थी, और इसीलिए जब ऐसी बुरी सिचुएशन आती थी तो इनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं रहती थी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, और ये लोग लगभग अपना सब कुछ खो देते थे। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स। और जब समय ऐसा हो जाता था कि एकदम सब कुछ ही खो चुका है, वॉर एंड ड्रॉट वगैरह की जैसे सिचुएशंस की वजह से, जब ये अपने पूरे जानवरों को खो देते थे, सब कुछ ही खो देते थे, तब इनको मजबूरी में जाके टाउन्स में काम ढूंढना पड़ता था। सम eked out a living as charcoal burners। तो ईक्ड मतलब होता है कि मुश्किल से गुजारा करना, काम चलाना। तो कुछ लोग जो हैं वो चारकोल बर्नर्स की तरह, जो चारकोल होता है उसको बर्न करते थे, उसको जलाते थे। तो इस तरीके के कामों को करके वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। और कुछ लोगों ने जो छोटे मोटे काम हैं वो करने शुरू कर दिए थे। द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। और जो लोग थोड़े लकी थे, जिनकी किस्मत रेगुलर वर्क मिल जाता था रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, कि कहीं पे रोड बन रहा है तो उसमें उन्हें एज लेबरर जॉब मिल गई, कहीं पे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा काम मिल गया, जो कि काम उन्हें थोड़े दिन तक चलेगा, क्योंकि रोड वगैरह ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में ही बन जाएगा, तो उनको थोड़े लंबे टाइम के लिए काम मिल जाता था। तो जो लोग लकी रहते थे उनको ऐसे जगहों पे काम मिल जाता था। द सोशल चेंजेस इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट 2 लेवल्स। तो जो मसाई सोसाइटी है उसमें 2 लेवल्स पे सोशल चेंजेस आए, सोसाइटी में चेंजेस आए। पहला था द ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एज बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स वाज डिस्टर्ब्ड, दो इट डिड नॉट ब्रेक डाउन एंटायरली। पहला ये था कि उनके बीच में एक ट्रेडिशनली डिफरेंस बना रहा था। उनकी जो कम्युनिटी है वो 2 क्लासेस में बटी हुई थी, और पहले से बटी हुई थी। एक एल्डर्स वाला ग्रुप था, मतलब जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, और एक वॉरियर वाला ग्रुप था जो थोड़े जवान लोगों का था। अब
ये वाला जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब्ड हो गया। क्यों डिस्टर्ब हो गया? क्योंकि पहले एल्डर्स जो है वो कम्युनिटी के अफेयर्स को संभालते थे, डिसीजंस लेते थे, बट अब ये जो काम है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी से कुछ जो सब ग्रुप्स हैं उनके चीफ को अपॉइंट करके ये जिम्मेदारी उन चीफ्स को सौंप दी थी, जिससे कि इनके जो रोल था अब वो इनके पास उतने अच्छे से नहीं था। वहीं वॉरियर ग्रुप्स की लाइफ इसलिए अफेक्ट हुई क्योंकि वॉर्स एंड रेड्स जैसी चीज़ों पे ब्रिटिशर्स ने रोक लगा दी थी। तो ये जो पूरी क्लास का सिस्टम है ये डिस्टर्ब हुआ, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरे तरीके खत्म हो गया, मतलब थोड़ा बहुत बचा था अभी भी, पूरे तरीके से खत्म ये चीज़ नहीं हुई थी। सेकेंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन वेल्दी एंड पुअर पैस्टलिस्ट वॉज डेवलप्ड। अब पहले जब मसाइज थे उनका ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तब उन लोग की सिचुएशन ऐसी थी कि लगभग सब एक ही पोजीशन पे हैं, सब लोग मतलब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब या अमीर नहीं है। बट ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर लोगों को चुना, उनको एज चीफ अपॉइंट किया और उनको जिम्मेदारी दे दी मसाई कम्युनिटी को संभालने की। इससे क्या हुआ कि वो जो चीफ हैं वो अमीर बन गए, उनके पास धीरे धीरे करके ज़्यादा पैसा आने लग गया और एक तबका इन मसाई कम्युनिटी का ऐसा बनने लगा जो कि बाकियों से अमीर है, जो कि बाकियों से ज़्यादा वेल्थ जिनके पास है। तो अमीरी और गरीबी के बेसिस पर भी मसाई कम्युनिटी में डिफरेंसेस आना शुरू हो गए।